नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ट्विटर के ओनर एलन मस्क ने ट्विटर के को लेकर के या ट्विटर का जो फेस दिखता है या जो ट्विटर नज़र आता है उसमें एक पॉलिसी चेंज किया है कि अब जो भी ट्विटर पर रजिस्टर होगा या जो भी रजिस्टर है उसको ये बताना होगा कि उसका लोकेशन कहाँ है, किस देश का से वो ट्विटर हैंडल कर रहा है। और इस बदलाव के कारण जिस तरह के परिणाम आए, जिसको लेकर के भारत में बहुत लंबे समय से शंका जाहिर होती रही है कि ये जो हैंडलर्स हैं ये भारत के खिलाफ या एक पर्टिकुलर नैरेटिव के लिए काम करने वाले, ये भारत के नहीं हैं, भारत के दुश्मन देशों के हैं। और कम से कम अगर भारत के दुश्मन देश से नहीं काम कर रहे हैं तो माइंडसेट एंटी इंडिया है। और इंटरेस्टिंगली ये जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं ज़्यादातर इनमें से कांग्रेस को या सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब ये हुआ है ये कि ट्विटर ने अब ये कंपलसरी किया कि आप अपना लोकेशन साझा कीजिए। तो उनमें से ज़्यादातर लोकेशंस 80% से 90% के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश या गल्फ़ के बहुत सारे कंट्रीज़, कुछ लंदन और यूरोप के भी थे। ये भारत में अस्थिरता फैलाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उसमें हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना, उसमें जातियों के बीच खाई करना, कृषि आंदोलन को समर्थन, सीएए को लेकर के वो जितने भी जो फॉल्ट लाइंस थे उसको बढ़ाने की, बिखेरने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन अब वो सामने निकल करके आ गया कि कौन पाकिस्तान बैठा हुआ है, कौन बांग्लादेश बैठा हुआ है, कौन दुबई, ओमान बैठा हुआ है। लेकिन इसमें एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जैसे ही इन लोगों को पता लगा कि इस तरह की पॉलिसी चेंज हुई है और वो एक्सपोज होने लगे, तो उन्होंने एक दूसरा तरीका खोज लिया कि वो अपने आप को, वो अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट करने के लिए, इसलिए कि कम रीजन बताना निश्चित हुआ है कि आप ये नहीं छिपा सकते कि आप किस हैं। तो उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को साउथ एशिया बता दिया या यूरोप बता दिया या अफ्रीका बता दिया, जिसके कारण जो है वो एक अड़चन तो आ रही है फिर से। तो ये एक बड़ा है, लेकिन इनिशियली ये एक्सपोज हुए हैं और ये सबके लिए चिंता का बात है। दूसरा मसला ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जिस तरह से एसआईआर का असर होना शुरू हुआ है, भगदड़ मची है, उससे तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। और तृणमूल लगातार इस तरह के जो एसआईआर को लेकर के बातें हैं उसको लेकर के ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से एसआईआर जो है वो इतना ज़्यादा सरकार की तरफ से सख्ती से किया जा रहा है कि जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, उसके जवाब में या उसको रोकने के लिए कुछ इस तरह की योजना पर काम कर रही है जहां पर हिंदू वोटर्स जो हैं उनके वोट भी कटें। विशेष रूप से मतुआ संप्रदाय के वोट जो पश्चिम बंगाल में लगभग 17 से 20% के बीच में है, उनमें उनका एक बड़ी संख्या में वोट को काटने की योजना है। और यही उनके चुनाव जीतने की रणनीति का एक वो हो सकता है। अन्यथा उनके पास कोई इस तरह का अभी स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आ रही है जहां पर वो चुनाव लड़ पाएँ। और इसीलिए एक योजना के तहत हिंदू वोटर्स को काटने के लिए तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल के लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा इस तरह के आरोप लग रहे हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ उन पर आरोप लगा रहे हैं। अब एक तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण किया और इसके साथ ही जो राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ। अब राम मंदिर निर्माण पूरी तरह से हो गया जब धर्म ध्वजा आज आरोहित हो गई और उसको प्रधानमंत्री ने किया। ये लगभग मतलब ये हिंदुओं की 500 साल की लड़ाई का परिणाम है। उन्होंने लगातार कानूनी तौर पर लड़ करके
राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनाया है। लेकिन ये इस लड़ाई ने बहुत सारे लोगों को भावुक किया है। भावुक इसलिए किया है कि ये अकल्पनीय सा लोगों को है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है। और चूंकि हर चीज़ को भारत में पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखने समझने की बात कही जाती है, इसलिए एक बड़ा सेक्शन ये भी कह रहा है कि चूंकि बिहार की जीत के बाद, बिहार की जीत के समय सीता माता के मंदिर की बात कही गई थी और वहाँ पर भी सीता माता के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उसका भी शिलान्यास हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार और अमित शाह गए थे। अब ये धर्म ध्वजा आरोहण के बाद इसको भी लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि इसको पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी इस मामले पर, राम जन्मभूमि के मामले पर कभी पीछे नहीं हटी। बीजेपी का कहना था ये हमारे आंदोलन का हिस्सा था और उस आंदोलन की परिणति भगवान राम के मंदिर के रूप में हुई और ये हमारी जनता से, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था। और हम इसको, अगर हमने इसको पूरी तरह से इसको लॉजिकल एंड तक ले गए हैं तो उस पर हमारा अधिकार है और हम उसको दावा करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा जो चौथा मसला है वो ये है कि अरशद मदनी जो जमीयत उलेमा हिंद के सरबराह हैं, उन्होंने वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है उसके बचाव में आ गए कि किस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने की जो एक योजना है उसके तहत काम किया जा रहा है। और किसी भी संस्था को इस तरह से नहीं टारगेट किया जा सकता है। उन्होंने इस बातचीत के दौरान ये भी कहा कि भारत में जो है वो कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता है, जबकि न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन गया, एक मुस्लिम। लेकिन ये सारे कुछ फैक्चुअली करेक्ट हैं, इसलिए कि बिहार के उपराज्यपाल जो हैं वो न केवल पूरे प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके चांसलर हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि वो जब भी लोकसभा में गए हैं हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गए हैं, चाहे कानपुर से गए हों, चाहे बहराइच से गए हों, आरिफ मोहम्मद खान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत करके गए हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। इसके अलावा अनगिनत ऐसी जगह हैं। अब ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अगर 3000 किलो एक्सप्लोसिव मिलता है तो उस पर अरशद मदनी क्यों चुप हैं, क्यों उस पर बोलने के लिए नहीं तैयार हैं, क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं? जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर है, उसने अपने आप को फिदाइन हमला किया, उसने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। उस पर अरशद मदनी का क्या कहना है, क्यों उसको बचाना चाह रहे हैं? बाकी जो डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं उन पर उनका क्या कहना है? जो लोग इस मामले में सबूत जिसके खिलाफ मिल रहा है उसका क्या कहना है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मालिक है उसके खिलाफ जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया है, वो 3 साल जेल पहले ही काट चुका है, उस पर अरशद मदनी साहब का क्या कहना है? तो सिर्फ इसलिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम शख्स के द्वारा चलाई जा रही है, उसके लिए अरशद मदनी का उसके समर्थन में खड़े होना न केवल शर्मनाक है बल्कि दुखद भी है कि धर्म के नाम पर किस तरह से ये बात की जाती है। और रही बात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, तो भारत में मुसलमान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी कहीं से नहीं है। तो ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत है और ये बेसिकली मैसेज देने, ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज देने का कुत्सित प्रयास है, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये काम अरशद मदनी लंबे समय से, या उनका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से विक्टिम कार्ड खेला है। वो उनकी संस्था जो जमीयत उलेमा हिंद है, उसके पास एक लीगल सेल है जो आतंकवादी या इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व लोगों का मुकदमा लड़ता है।
ये ठीक नहीं है देश के हित में भी और समाज के हित में भी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।